दो शब्दों से मिलकर बना अलंकार प्लस कार। अलम मानी शोभा, कार माने करने वाला, शोभा करने वाला। हम मैं आपको ये समझा रही थी कि रीतिकालीन कवि, हम सेकेंड ईयर में रीतिकाल पढ़ रहे हैं, और रीतिकालीन जो कवि हैं वो अलंकारों के प्रति बहुत मोह रखते हैं। उनको लगता है कि उनकी कविता सुंदर जब बनेगी जब मैं अधिक से अधिक अलंकारों का प्रयोग करूंगा, तब मेरी कविता आकर्षक बनेगी, चमत्कारपूर्ण बनेगी, सुंदर बनेगी। तो उन्होंने कई कई कविताओं, एक कविता में कई कई अलंकारों का प्रयोग किया है। अब जब हम उनकी कविता पढ़ते हैं तो हम उनके अलंकारों को पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें अलंकारों का ज्ञान नहीं है। उनकी कविता को हम पढ़ते हैं और अलंकारों को नहीं पहचान पाते। अब यदि उनके अलंकारों को पहचानना है तो सबसे पहले आपको अलंकारों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आज मैं आपको ज्यादा नहीं, 2 अलंकारों का अभ्यास करवाऊंगी, जिससे आप देखते ही पहचान जाएं कि इस कविता में कौन सा अलंकार है। वो 2 अलंकार हैं जिनका मैं आज अभ्यास करवा रही हूँ। उसमें पहला अलंकार है आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जनरली मैंने आपको हमेशा बताया कि सामान्यतः हमको कविताओं में अनुप्रास अलंकार तो मिलता ही है। कोई भी कविता होती है उसमें हमको ज्यादातर 99% अनुप्रास अलंकार मिल जाता है। कैसे पहचाने कि अनुप्रास अलंकार इस कविता में है? यदि उस कविता की किसी पंक्ति में एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है या एक वर्ण की एक बार भी आवृत्ति हो रही है तो हम कहेंगे इसमें अनुप्रास अलंकार है। और इसे पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि जैसे ही हम पंक्ति को देखते हैं, यदि आपको अर्थ भी समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप इस अलंकार को बड़े आराम से पहचान लेते हैं, क्योंकि आपके सामने कविता है। अब यदि उस कविता में किसी वर्ण की आवृत्ति हो रही है, वर्ण मतलब अक्षर, किसी अक्षर की आवृत्ति हो रही है अर्थात एक से अधिक बार आ रहा है, तो उसमें अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। जैसे उदाहरण की तरफ देखिए, ध्यान दीजिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगी कि आप कम से कम इस अलंकार में तो बिल्कुल गलती ना करें। जैसे उदाहरण देखिए आप, मुदित महिप मंदिर आए, मुदित महिप मंदिर आए। अब चाहे हमें इसका अर्थ नहीं मालूम है, पर हम ये देख रहे हैं कि इसमें म वर्ण की आवृत्ति हो रही है। म, ये देखो, ये म, फिर म महिप और मंदिर का म, यानी कि म वर्ण की आवृत्ति हुई। तो क्या कहेंगे हम इसे कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। क्लियर? देखो दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब देखो इसमें भी म वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ये देखो, एक मैं मैया का, मोरी फिर मैं आ गया, मैं नहीं फिर मैं आ गया, माखन फिर मैं आ गया। 4 बार म वर्ण की 3 बार आवृत्ति हुई है, 4 बार म वर्ण आया है। अच्छा, ये मायने नहीं रखता कि कहीं ऐ की मात्रा के साथ आया है, कहीं बिंदी मैं के साथ आया है, कहीं आ की मात्रा के साथ आया है, कहीं ओ की मात्रा के साथ आया है। ये मैटर नहीं करता है। बस महत्वपूर्ण बात यह है कि उस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, वो वर्ण दोबारा से प्रयोग में लाया जा रहा है। बस वो क्या क्या लाएगा आपका? अनुप्रास अलंकार। क्लियर? तो देखते ही आपके सामने कोई भी कविता आ जाए, जब आप व्याख्या करते हैं तो व्याख्या करने के लिए आपके सामने कविता आती है या उदाहरण आते हैं। उन उदाहरणों में आप देख सकते हैं, यदि किसी वर्ण की आवृत्ति हो रही है, किसी अक्षर की आवृत्ति हो रही है, चाहे वो कोई सी भी मात्रा के साथ हो रही है। देखो यहाँ मुदित ऊ की मात्रा के साथ आया, यहाँ मैं केवल अ के साथ आया, कोई मात्रा नहीं है। मंदिर यहाँ पर अनुस्वार के साथ आया, लेकिन मैं वर्ण की आवृत्ति हुई, हमने इसको कह दिया अनुप्रास अलंकार। देखो, रघुपति राघव राजा राम, देखो र फिर र फिर र और फिर र। अब यहाँ आ का डंडा, यहाँ आ का डंडा, यहाँ आ का डंडा, यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई भी मात्रा आ रही है, पर वर्ण की आवृत्ति हो रही है, मतलब ये अनुप्रास अलंकार है। आगे देखो, सेवक सचिव सुमंत पठाए, सवर्ण की आवृत्ति हो रही है। आप देखिए, स एक ही मात्रा के साथ आया, स बिना मात्रा के केवल अ के साथ आया, सुमंत ऊ की मात्रा के साथ आया, पर सवर्ण की आवृत्ति हुई,
इसलिए क्या कहेंगे हम इसको, अनुप्रास अलंकार। इधर देखो, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारंत। अब देखो यहाँ पर ब और ब दो बार आया, यानी कि एक बार आवृत्ति हुई, अनुप्रास अलंकार है। ग गांव का ग और ग्वारंत का ग, यहाँ दो बार आवृत्ति हो गई, यानी कि तीन बार आया, अनुप्रास अलंकार। यानी कि एक बार भी आवृत्ति हो रही है तो भी अनुप्रास अलंकार माना जाता है। यहाँ तीन बार आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार। यहाँ चार बार आया है एक ही वर्ण, अनुप्रास अलंकार। तो ना तो कोई गिनती मैटर करती है कि एक बार आएगा कि दो बार आएगा या तीन बार आएगा, चार बार आएगा, पांच बार आएगा, छह बार आएगा, ये मैटर नहीं करता है। बस क्या मैटर करता है कि वो वर्ण बार बार आ रहा है। दूसरी बात, मात्रा मैटर नहीं करती, वो मात्रा एक ही मात्रा के साथ, वो जो वर्ण है एक ही मात्रा के साथ आ रहा है, या आई की मात्रा के साथ आ रहा है, या अ की मात्रा के साथ आ रहा है, या ऊ की मात्रा के साथ आ रहा है, या ई की मात्रा के साथ आ रहा है, वर्ण रिपीट हो रहा है बस, तो वहां हम क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार है। आगे देखो, चारु चंद्र की चंचल किरणें। देखो च च और च तीन बार आ गया, च च क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार। अब चाहे कोई भी मात्रा के साथ है। नीचे देखो, खेल रही थी जल थल में, मैं कहूंगी यहां भी अनुप्रास अलंकार है। आप कहोगे मैडम यहां अनुप्रास अलंकार कहां है, ये देखो पीछे ल ल और ल। तो तीसरी बात हमने क्या देखी, अनुप्रास अलंकार जरूरी नहीं है कि शब्द के शुरुआत में ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यदि शब्द के अंत में भी आवृत्ति हो रही है, जैसे खेल ल की आवृत्ति जल ल थ ल तीन बार ल आया, तो ये अनुप्रास अलंकार हो गया। तीन बातें ध्यान रखनी है आपको। सबसे मुख्य बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि वर्ण की आवृत्ति होती है, अक्षर की आवृत्ति होती है, और वो अक्षर की आवृत्ति किसी भी मात्रा के साथ हो जाए, इट इज नॉट, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, किसी भी मात्रा के साथ वो वर्ण की आवृत्ति हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात आपने देखी, वो आवृत्ति चाहे एक बार हो या दो बार हो, तीन बार हो, चार बार हो, पांच बार हो, कितनी बार भी हो सकती है। एक बार भी होती है तो भी हम कहेंगे कि ये अनुप्रास अलंकार है, दो बार आवृत्ति होती है तो भी हम कहेंगे ये अनुप्रास अलंकार है। दोबारा से देख रहे देखो, यहाँ तीन बार म आया, अलग अलग मात्राओं के साथ आया, इट डजंट मैटर, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि वर्ण की आवृत्ति हो रही है म की और म की, बस। यहां देखिए आप, म म म म चार बार आया है, और चारों बार अलग अलग मात्राओं के साथ आया, अनुप्रास अलंकार। यहां देखिए, सेवक सचिव सुमंत तीन बार आया, स स स। तो जब किसी पंक्ति में वर्ण की आवृत्ति हो, चाहे वो एक बार हो, चाहे वो दो बार हो, चाहे वो तीन बार हो, और किसी भी मात्रा के साथ हो, वो क्या कहलाएगा, अनुप्रास अलंकार। दूसरी बात मैंने इंपॉर्टेंट क्या बताई कि जरूरी नहीं है कि वो वर्ण की आवृत्ति शुरू में ही हो, जैसे ब्र ब्र, देखो दो बार आ गया, ग ग ग तीन बार आ गया, है ना, च च च आ गया। अब इसी तरीके की आवृत्ति शब्द के अंत में भी हो सकती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, खेल ल जल ल थ ल, खेल रही थी जल थल में, यहां भी तो चमत्कार पैदा हुआ, सुंदरता पैदा हुई ना, बस इसको हम क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार है बेटा। जब शब्द के माध्यम से कविता में चमत्कार पैदा हो, जब शब्द के माध्यम से कविता के सौंदर्य में वृद्धि हो जाए, तो हम उसे शब्द अलंकार कहते हैं। और अनुप्रास एक बहुत प्रमुख शब्द अलंकार है। शब्द अलंकार की खास बात है, यदि आप उसका पर्यायवाची रख दोगे, है ना, और यदि वो शब्द उसमें मैच नहीं कर रहा है, तो वो आपका अनुप्रास अलंकार नहीं होगा। जैसे खेल रही थी पानी जमीन में, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार खत्म हो जाता। खेल रही थी पानी जल में, अब पानी जमीन में। अब मुझे बताओ कहां आवृत्ति नहीं हुई वर्ण की। यदि मैं ऐसे लिख देती इसको कि खेल रही थी, जल की जगह लिख देती पानी, है ना, और थल की जगह लिख देती जमीन, तो क्या इसमें अनुप्रास अलंकार होता? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ण की आवृत्ति हो ही नहीं रही है। देखो, ल एक ही बार आया, ख एक ही बार आया, र एक ही बार आया, थ एक ही बार आया, प एक ही बार आया, न और न। यहां हो सकता है कि हम कहना कि ये
अनुप्रास अलंकार है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है, और वर्ण की आवृत्ति कितनी बार भी हो सकती है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार भी हो सकती है। कोई सी भी मात्रा के साथ हो सकती है, शब्द के शुरुआत में भी हो सकती है और शब्द के अंत में भी हो सकती है। बस शब्द की वर्ण की आवृत्ति होनी चाहिए, अक्षर की आवृत्ति होनी चाहिए, उसे हम कहेंगे अनुप्रास अलंकार। चलिए कुछ और उदाहरण देकर इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजिया। याद है आपने बिहारी पढ़ा था? बिहारी में जो अपन नायिका के सौंदर्य की बात कर रहे थे, नायक और नायिका के मिलन की बात कर रहे थे, तो अपन एक दोहा पढ़ा था, कहत नटत रीजत खिलत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में होत है नैना नहू से बात। याद आ गया आपको? तो उसमें अनुप्रास अलंकार कितना सुंदर है, देखिए आप। त त त त त त और त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और देखो कितनी बार हुई, 1 2 3 4 5 6 और 7 बार तय वर्ण आया, और सुंदरता बढ़ गई कविता की। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजिया, मतलब बोलने में ही एक आकर्षण पैदा हो रहा है, बोलने में ही एक चमत्कार पैदा हो रहा है। कौन सा अलंकार है ये? अनुप्रास अलंकार। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ण की आवृत्ति हुई है। यदि हम इसमें देख रहे हैं कि कोई मात्रा नहीं है, बिना मात्रा के बार बार तय आ रहा है, पर यदि मात्रा के साथ भी आता तो भी हम उसको क्या कहते हैं कि अनुप्रास अलंकार है। पर इसमें तो और भी ज्यादा सौंदर्य बढ़ गया, क्योंकि तय वर्ण की जो आवृत्ति हो रही है वो एक ही तुक में हो रही है, एक ही स्वर में हो रही है। यह है अनुप्रास अलंकार। आगे देखो, शेष महेश सुरेश दिनेश जाय निरंतर ध्यावे। अब देखो, शेष स महेश स सुरेश स दिनेश स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। क्या कहेंगे इसको? अनुप्रास अलंकार कहेंगे। यद्यपि यहाँ पर ये अलंकार, ये जो शब्द है वो शब्द के पीछे आवृत्ति हुई है। तो हमने बार बार यह निष्कर्ष निकाला है कि अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है, वो चाहे कोई भी मात्रा में हो, नंबर 1, वो चाहे कितनी बार भी हो, बस 1 बार हो जाए, उसके बाद कितनी बार भी हो। ठीक है, जैसे यहाँ तो 7 बार हो रही है, यहाँ 3 बार हो रही है, यहाँ 3 बार हो रही है, यहाँ पर 3 बार हो रही है, यहाँ 2 बार हुई, यहाँ फिर 3 बार हो गई, यहाँ 4 बार हो गई, यहाँ पर 4 बार हो गई, यहाँ 3 बार हो गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वर्ण की आवृत्ति हो, कोई भी मात्रा में हो, कितनी भी बार हो, शब्द के पहले हो या शब्द के बाद में हो, बस आवृत्ति होनी चाहिए। वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। देखो एक उदाहरण और देखो, कालंदी कूल कदम्ब की डारण। अब देखो, कालंदी का क, कूल का क और कदम्ब का क, कोई भी मात्रा है लेकिन क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। हम क्या कहेंगे इसको? कि ये अनुप्रास अलंकार है। अब मुझे बताइए, आपको अनुप्रास अलंकार समझ में आया अच्छी तरीके से? इशिता, ममता? यस मैम। अब कभी गलती होगी आपको अनुप्रास अलंकार छांटने में? नो मैम। और आपका मुख्य काम यह है बेटा, आपके प्रश्न ये नहीं आएगा अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ये प्रश्न आपके नहीं आएगा, आपके क्या आएगा? व्याख्या करने के लिए आएगी। अब आप जब व्याख्या करेंगे तो आपके सामने कविता होगी, उस कविता की आप व्याख्या करेंगे। जब आप कविता की व्याख्या करते हैं तो मैंने आपको बताया है कि आपको उस कविता का काव्यगत सौंदर्य लिखना है। अब काव्यगत सौंदर्य का एक मुख्य बिंदु है अलंकार। आपको अलंकार के बारे में लिखना है कि इस कविता में कौन सा अलंकार है। तो आप क्या करें? उस कविता को पढ़ें, पढ़ते समय आप ये देख ले कौन सी लाइन में वर्ण की आवृत्ति हो रही है, फटाफट उस लाइन को उठाया और लिख दीजिए इस पंक्ति में इस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बताइए, ये लिखने में दिक्कत आएगी जरा भी? अब तो मैं ये समझू आपको अनुप्रास अलंकार एकदम क्लियर हो गया है? हेलो? यस मैम। अच्छा, अब कहीं किसी भी व्याख्या करते समय अनुप्रास अलंकार के बारे में लिख दोगे उदाहरण सहित? उस जो भी व्याख्या करोगे उस पंक्ति में जिस लाइन में भी किसी वर्ण की आवृत्ति है, आप उस लाइन को उठाइए, उस लाइन को नीचे लिखिए और कहिए इस पंक्ति में इस वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। क्या ये लिखने में दिक्कत आएगी आपको? क्लियर बेटा?
अब देखो मैं इसी से आपको एक अलंकार और सिखाती हूँ जो कि आपको 99% कविताओं में मिलेगा ही मिलेगा। अनुप्रास के साथ एक अलंकार और बहुत बहुतायत से आता है जिसका है अंत्य अनुप्रास अलंकार, और यह अनुप्रास अलंकार का ही एक अंग माना जाता है। इसी अलंकार का एक अंग माना जाता है अंत्य अनुप्रास अलंकार, और यह अंत्य अनुप्रास अलंकार भी हर कविता में 99% कविताओं में आपको देखने को मिलेगा। कैसे पहचान है इसकी कि कविता जब लिखी जाती है तो कविता में तुकबंदी होती है, उसकी जो पंक्तियां हैं उस पंक्तियों का जो पिछला सबसे लास्ट का जो शब्द है उसमें देखो आपको तुकबंदी मिलेगी। यदि तुकबंदी है तो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। जैसे देखो, मुदित महिप मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत पठाए, देखो आए और पठाए, ये पूरी कविता ये है। मैं यदि इस कविता को पूरी तरीके से लिखूं तो इस कविता का आगे का भाग क्या है, सेवक सचिव सुमंत पठाए। अब देखो आए और पठाए, क्या इसमें तुकबंदी आई ममता? तो बस ये अंत्य अनुप्रास अलंकार हो गया। अंत में अनुप्रास, ये देखिए आए अंत में, पठाए अंत में, तो जब अंत में एक से स्वर आए, जब तुकबंदी आए अंत में, तो उसको हम अंत्य अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्लियर? अब जैसे देखो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, बल दाऊ मोहे बहुत खिजायो। अब देखो बल दाऊ मोही बहुत खिजायो, बहुत खिजायो। अब देखो, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, बलदाऊ मोही बहुत खिजायो। बताइए तुकबंदी आई है या नहीं आई है? खायो खिजायो, तुकबंदी आई? यस मैम। अंत में, पंक्ति के अंत में खायो यो खिजायो यो, कौन सा अलंकार? अंत्य अनुप्रास अलंकार। ओके, अब देखो तीसरा अलंकार, रघुपति राघव राजा राम। आगे की पंक्ति बताएं जरा, कौन बताएगा मुझे? रघुपति राघव अतीत पावन सीताराम, अतीत पावन सीताराम। सीताराम। लास्ट में तुकबंदी आएगी नहीं आई? रघुपति राघव राजा राम पतित पतित पावन सीता राम। तो अंत में तुकबंदी आई, अंत्य अनुप्रास अलंकार हो गया। देखो अब, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, कालंदी कूल कदम्ब की डारन। अब देखो आप, कालंदी कूल कदम्ब की डारन, ये देखिए ग्वारन और डारन आया, रन रन, अंत में अनुप्रास आया कि नहीं आया? बस इसे कहते हैं अनुप्रास। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अनुप्रास और अंत्य अनुप्रास अलंकार ये तो ज्यादातर मैडम सारी कविताओं में मिलते हैं। तो जब भी आपके एग्जाम में व्याख्या करने के लिए आए, जिस पंक्ति में वर्ण की आवृत्ति हो आप उस पंक्ति को उठाइए और नीचे लिख दीजिए, इस पंक्ति में इस वर्ण की आवृत्ति है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और फिर उस पंक्तियों में आप जहां भी ये आ रहा है, तुकबंदी आ रही है, उन पंक्तियों को लिख दीजिए। तो बता दीजिए उदाहरण में अंत में एक स्वर आ रहा है, खायो पायो मिलायो जायो, जो भी आ रही हो उसमें, गत तत पत, जो भी तुकबंदी आ रही हो उस तुकबंदी के शब्दों को नीचे लिख के कह दीजिए, इसलिए इसमें अंत्य अनुप्रास अलंकार है। क्लियर बेटा? यस मैम। ओके, तो क्या आज आपको दो अलंकार क्लियर हो गए? यस मैम। और अंत्य अनुप्रास अलंकार। ये दो अलंकार मैंने आज आपको इसलिए बताए हैं, इसलिए रिवीजन किए हैं कि जब आप व्याख्या करेंगे तो व्याख्या में आपकी जो कविताएं आएंगी उनमें मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ, आपके रीति काल में तो कोई कविता ऐसी मिलेगी ही नहीं
जिसमें आपको अनुप्रास और अंत्यानुप्रास ना मिले। तो जब आप व्याख्या करेंगे तो आपके पास अलंकार वाले पॉइंट में काव्य सौंदर्य का जो पॉइंट है अलंकार सौंदर्य, बेटा ये बातें मन करें तो मैं गारंटी से कह रही हूँ बेटा कि रीति काल में आपके कोर्स में रीति काल है, और रीति काल के जितने भी कवि हैं, चाहे वो बिहारी आ जाए, चाहे वो केशव आ जाए, चाहे वो भूषण आ जाए, चाहे वो सेनापति आ जाए, मतिराम आ जाए, चाहे आपके बोधा आ जाए, चाहे आपके घनानंद आ जाए, जो भी आ जाए, उन सब में उनकी जो भी कविता आपके को उसमें प्रश्न पत्र में आएगी उसमें अनुप्रास और अंत्य अनुप्रास अलंकार 99.9% होगा। बस आपको क्या करना है, व्याख्या करते समय, क्योंकि आपको वो काव्यगत सौंदर्य लिखना है, काव्यगत सौंदर्य में आपका एक पॉइंट होता है अलंकार सौंदर्य। उस अलंकार सौंदर्य में आप उन पंक्तियों को नीचे लिखिए और कहिए इसमें इस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इन पंक्तियों में अंत में ये स्वर आ रहा, ये तुकबंदी आ रही है, इसलिए यहाँ पर अंत्य अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य दर्शनीय है। इस तरीके से आप उदाहरण के साथ अपने अलंकारों को बता देंगे कि इस व्याख्या में ये अलंकार है। 2 अलंकार तो मैंने आपको ऐसे बता दिए जो कि आपको मिल ही जाएंगे। इसके अलावा और भी अलंकार आपको मिलेंगे जिन्हें मैं समय समय पर आपको बताती जाऊंगी। पर आपका ध्यान रखना है आपको कि जब व्याख्या करेंगे, व्याख्या में काव्यगत सौंदर्य में जब अलंकार सौंदर्य का बिंदु लिखेंगे तो उदाहरण सहित बताइए कि देखिए हमारी इस कविता में इस पंक्ति में ये अनुप्रास है, इन पंक्तियों में ये अंत्य अनुप्रास अलंकार है। अब बताइए किसी को इन 2 अलंकारों में जरा सा भी शक है? जरा सा भी शक है? नो मैम। नो मैम। अब जब मैं आपको कविताएं पढ़ाऊंगी तो आप मुझे फौरन बता देंगे? जब मैं पूछूंगी इसमें कौन सा यस मैम। तो जल्दी से बता देंगे आप मुझे? यस मैम। अनुप्रास अलंकार है, इसमें अंत्य अनुप्रास। यस मैम। क्लियर? पक्का? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो थोड़ा सा आगे बढ़े। यस मैम। आज मैं आपको एक अलंकार के बारे में और बताती हूँ, वो अलंकार भी आप जल्दी से पहचान जाएंगे कि अच्छा मैडम इसमें तो ये वाला अलंकार है। मैं आज आपको ये नहीं बता रही हूँ कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के क्या प्रकार हैं, शब्द अलंकार किसे कहते हैं, अर्थ अलंकार किसे कहते हैं, ये तो मैं पढ़ा चुकी आपको, बहुत बार पढ़ा चुकी है ना। उपमा अर्थ अलंकार है, अनुप्रास शब्द अलंकार है, मैं ये नहीं पढ़ा रही आपको। आज मैं आपको बता रही हूँ अलंकारों को आप कैसे पहचानें। एक अलंकार उपमा अलंकार बहुत आता है और बड़ा आसान है पहचानना उसको। यदि आपकी पंक्ति में, यदि जो काव्य की पंक्ति है जो आपके कोर्स में आई है उसमें यदि ये शब्द आ जाए, ध्यान से देखना, ये शब्द आ जाए समान, सा, सी, से, सम, सरिस, जैसा, ज्यों, तुल्य, यदि ये शब्द आ जाए तो आप समझ लीजिए वहां पर उपमा अलंकार है। क्लियर? हाँ जी, सुन रही हैं इशिता, ममता? यस मैम। यदि यस मैम। आपकी कविता आई व्याख्या करने के लिए और उस कविता की किसी पंक्ति में यदि ये शब्द आ जाए समान, सा, सी, से, सम, सरिस, जैसा, ज्यों, तुल्य, तो आप समझ जाइए कि उसमें उपमा अलंकार है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उपमा अलंकार का मतलब होता है तुलना करना, किसी को किसी के समान बताना। उपमा अलंकार का मतलब होता है कि जो उपमेय है को उपमान के समान बताना, समान बताना मतलब किसी को किसी के समान बताना। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, मुख को किसके समान बता दिया? जल्दी से बताओ। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, जल्दी से बताओ, मुख को किसके समान बता दिया? चंद्रमा के। तो किसी को किसी के समान बताया, जिसको बताते हैं उसको उपमेय कहते हैं और जिससे बताया जाता है उसको उपमान कहते हैं। तो जब तुलना की जाए, किसी को किसी के समान बताया जाए, क्योंकि उन दोनों में एक से गुण है, मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है, इसलिए दोनों की क्या बता दी? समानता बता दी। बस वहां पर उपमा अलंकार होता है।
अब उपमा अलंकार की पहचान क्या है कि उसमें शब्द क्या आ जाएगा, या तो समान शब्द आ जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो क्या कहेंगे हम कि इसमें कौन सा अलंकार है, जल्दी बताओ। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार है। क्लियर। चलिए अब मैं आपको सामने कुछ थोड़े से उदाहरण देती हूँ और आप मुझे बताएंगे कि मैडम इसमें ये वाला अलंकार ऐसे आ गया, है ना। मैंने क्या बताया, लाइन ये आपकी जो पंक्ति होगी उसमें ये शब्द आएंगे, ठीक है। चलो मैंने लिखा फूल सी कोमल बच्ची बनी राख की, बनी राख की ढेरी सी। अब बताओ इसमें उपमा अलंकार कहां पर है, कोमल है, तो फूल सी कोमल बच्ची। मैंने आपको पहचान बताई थी ना, या तो समान आ जाए, या सा आ जाए, या सी आ जाए, या से आ जाए, या सम आ जाए, या सरिस आ जाए, जैसा आ जाए, जो आ जाए, तुल्य आ जाए, हम क्या कहेंगे, उपमा अलंकार है। क्योंकि ये वो शब्द है, इन शब्दों को हम कहते हैं वाचक शब्द। क्या कहते हैं इनको हम, वाचक शब्द। वाचक शब्द। हाँ, ये जो शब्द है ना, ये समानता बताते हैं, किसी की किसी से समानता बता रहे हैं। अब फूल की समानता किससे बता रहे हैं, बच्ची की। बच्ची की समानता किससे बता रहे हैं, फूल की, क्योंकि बच्ची भी कोमल है और फूल भी कोमल है, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर, उपमा अलंकार। अच्छा बताओ, यहाँ पर बनी राख की ढेरी सी, क्या यहाँ भी अलंकार है, क्या इसमें इनमें से कोई शब्द आया, यस मैम। कौन सा शब्द आया, सी। सी। राख की ढेरी जैसी बन गई, जो बच्ची है वो कैसी बन गई, राख की ढेरी सी। राख की ढेरी जैसी। हाँ, तो यहाँ बच्ची की तुलना किससे कर दी, समानता किससे बता दी, राख की ढेरी से, राख की ढेरी, है ना। तो ये चूंकि समानता बताई, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया। उपमा अलंकार। बिल्कुल। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, है ना, आप सोच के बताना कि इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। हिरनी से नेत्र, अब बताओ क्या इसमें उपमा अलंकार है, यस मैम। हाँ क्यों है, क्योंकि से आ रहा है इसमें। क्योंकि से आ रहा है, और जो नेत्र है उनकी तुलना किससे कर दी, हिरनी से। हिरण के सम। हाँ, हिरनी जैसे नेत्र, क्या मतलब हो गया इसका, हिरनी जैसे नेत्र, यानी कि नेत्रों को नेत्र। हिरनी से समानता बता दी। जब समानता बताए तो कौन सा अलंकार बताया मैंने आपको, उपमा अलंकार। उपमा। वेरी गुड। उपमा का मतलब क्या होता है, समानता बताना, किसी की किसी से समानता बताना, उसको हम क्या कहेंगे, समानता वेरी गुड, बताना। बहुत बढ़िया। चलिए एक और लिखती हूँ, मीन सी, मीन सी आंख। अब बताइए क्या इसमें उपमा अलंकार है, यस मैम। अच्छा कहाँ पर है, क्यों आपने क्यों बताया कि इसमें उपमा अलंकार है, क्योंकि सी आ रहा है। सी आ रहा है, यानी कि आंख कैसी है, मीन के समान। मीन के समान, वेरी गुड, मीन के समान आंख है, इसलिए यहाँ भी कौन सा अलंकार आ गया आपका, उपमा अलंकार उपमा अलंकार आ गया, वेरी गुड। चलिए अब आपको और थोड़ा सा एक उदाहरण बताती हूँ, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। अब बताइए क्या इसमें उपमा अलंकार है, यस मैम। कहां पर है, क्योंकि इसमें सम आ रहा है। सम आ रहा है, और सम का मतलब क्या होता है, समान। जो मुख है वो मयंक समान है, मुख का है मयंक जैसा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार उपमा अलंकार हो गया। इसका मतलब यह बेटा आपको उपमा अलंकार को पहचानना आ गया है, क्लियर बेटा, यस समझ में आ रहा है ना यस मैम। जब हम यस मैम। किसी की किसी से तुलना करके उसमें समानता बताएं तो हम कहते हैं ये उपमा अलंकार है। चलिए मैं कुछ उदाहरण बोल रही हूँ और मुझे बताना, नील गगन सा शांत, उपमा अलंकार। हाँ क्यों अलंकार है, नील गगन सा शांत मन, क्यों आ गया उपमा अलंकार, सारा इसमें सा आ रहा है, और मन को कैसा बता दिया है, नील गगन सा, नील। दोनों में समानता बता दी, नीला गगन यस और मैम। मन दोनों एक से हैं, दोनों में समानता है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हो गया, नील गगन सा शांत मन, उपमा अलंकार हो गया। चलो, कर कोमल, कर
कमल सा कोमल, इसमें उपमा अलंकार है, सा आ रहा है इसमें। सा आ रहा है क्योंकि कमल। कर मानी हाथ, और हाथ को कमल की हाथ। तरह कोमल बता दिया। ठीक है, बता रहा है। सागर, अच्छा वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है आपको। सागर सा गंभीर हृदय, सागर सा गंभीर हृदय, इसमें भी उपमा अलंकार सा आ रहा है। क्योंकि इसमें सा आ रहा है, मतलब जो हृदय है उसको सागर जैसा गंभीर बता दिया। गिरि से बताया। ऊंचा मेरा मन, गिरि से ऊंचा, क्या मैम? गिरि 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 गिरि- सा, हाँ ऊंचा मेरा मन, गिरि सा ऊंचा मेरा मन, इसमें भी सा आ रहा है। सा आ रहा है, मतलब उपमा गिरि, अलंकार। बिल्कुल, गिरि मतलब पर्वत, और मेरा मन भी उतना ऊंचा है जितना ऊंचा गिरि मतलब पर्वत, पर्वत। पर्वत जैसा पर्वत। ऊंचा मेरा मन है। इसलिए हम क्या कह देंगे कि इसमें भी कौन सा अलंकार है? उपमा उपमा अलंकार। अलंकार। पीपर, पात, सरिस, मन डोला। बताइए क्या इसमें कोई वाचक शब्द है जो मैंने बता रखे हैं? क्या इनमें से कोई वाचक शब्द आया है? समान, सा, सी, से, सम, सरिस, जैसा, ज्यों, तुल्य, क्या इनमें से कोई वाचक शब्द इसमें आया है कि पीपर, पात, सरिस, मन डोला? नो मैम। आया है मैम। कौन सा आया है? सीरस आया है। हैं? सीरस। सरिस, सीरस। सरिस, सीरस नहीं है, सरिस कौन सा आया है? अच्छा। सरिस, सरिस का सरिस। मतलब, हाँ सरिस का मतलब भी होता है जैसा, मतलब पीपल के पत्ते की तरह मेरा मन डोल रहा है। अब देखो यहाँ एक वाचक शब्द और लगा लो, तरह शब्द भी आ जाए, क्योंकि तरह भी क्या बताता है? समानता। तरह भी क्या बताता है? समानता। तो पीपल के पत्ते की तरह मेरा मन डोल रहा है, यानी कि समानता बता दी पीपल के पत्ते में और मन में, दोनों में क्या बता दी? समानता। सरिस का मतलब क्या होता है? समान। सरिस का मतलब क्या होता है? समान। इन सारे शब्दों का मतलब समान ही होता है। समान, सा, सी, से, सम, सरिस, जैसा, ज्यों, तुल्य, तरह। समझे? सबका शब्द अर्थ क्या होता है? समान। और उपमा में क्या बताया जाता है? समानता बताई जाती है। उपमेय में और उपमान में किसी वस्तु की दूसरी वस्तु से समानता बताई जाती है। तो समानता वाले यदि शब्द आ गए तो हम कहेंगे उसमें उपमा अलंकार है। अब पीपर, पात, सरिस, मन डोला, तो इसमें सरिस आ गया। सरिस का मतलब होता है समान। बस यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार हो गया। तो आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया? यस मैम। तो आज के बाद आप अपनी कविता में से अनुप्रास अलंकार को, अंत्य अनुप्रास अलंकार को और उपमा अलंकार को उपमा को। छांटिए ना? यस मैम। ओके, तो छांटिए ना।